हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद का टॉपिक, दैट इज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसका न्यू सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इस सब टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट दे दूं हमारे प्रीवियस सेशन का। पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। उसमें मैंने एनसीईआरटी, रिफ्रेशर्स, एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया था। सो इसलिए वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर वो पैसा होता है, वो पैसे का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे ओनर्स फंड्स भी हों, यानी ओन फंड्स भी हो, बोरोड फंड्स भी हों। अब हमारे जो ओनर्स फंड्स हैं यानी ओन फंड्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड्स में भी कहाँ से फंड रेजिंग होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स से एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से। ठीक है, दोनों के ही महत्व अलग है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया डिटेल में। एंड बोरोड फंड्स में क्या आते हैं? जब हम पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन या फिर डिबेंचर इशू करते हैं तो वो बोरोड फंड्स होते हैं। दोनों जगह से जब पैसा कंपनी में आया तो कंपनी उस पैसे से कंपनी को चलाती है, यानी बिजनेस ऑपरेशंस रन होते हैं। ठीक है, सो कंपनी उस पैसे से चलती है तो क्या होती है? अर्निंग होती है। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब काम खत्म होगा तो अर्निंग होगी। दैट अर्निंग वुड बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, एंड मान लो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट ही 30 लाख रुपए एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 4 लाख रुपए, जैसा मैंने आपको सिचुएशन 1 में बताया था प्रीवियस सेशन में। सो हमारा उस केस में जो अर्निंग पर शेयर है वो कैलकुलेट हुआ था। कैसे कैलकुलेट हुआ था? जो हमारी अर्निंग आई थी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अपन ने उसमें से क्या किया था स्टूडेंट्स? उसमें से ही अपन ने डिविजन किया था। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा ईपीएस कैलकुलेट हुआ था। सो आई होप अगर आपको ये बात याद हो, मैंने आपको एक क्रक्स बताया था, बहुत ही सिंपल सा क्रक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेट को लेके एंड ईपीएस को लेके। अगर हमारा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो वो सिचुएशन कंपनीज के लिए क्या होती है? फेवरेबल, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट का जो परसेंट है वो कम होता है। तो वो सिचुएशन हमारी कंपनी के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? फेवरेबल होती है। क्या होती है? फेवरेबल होती है। वहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ती है ना? ऐसी कंपनीज में शेयर होल्डर्स निवेश करना चाहते हैं। बट अगर मैं आपको बात करूं सेकंड सिचुएशन की, जब हमारा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो स्टूडेंट्स? कम हो एंड कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 6.6% और हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, तो यहाँ पर हमें मार्केट को ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं और हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, यहाँ पर हम कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशंस अनफेवरेबल होती हैं और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो हमेशा आइडियल सिचुएशन क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर चुनते वक्त? कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का कि हमारा आरओआई हमेशा ज़्यादा है और हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कम आए, जिससे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है जो अचीव होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये पूरा जो मैंने आपको 2 मिनट में बताया है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि आप अगर इसको ध्यान से सुन लें, आपको पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर विद इन 1 to 2 मिनट्स रिविजन हो जाएगा। ये था हमारा प्रीवियस सेशन का जिस्ट। आज मैं आपको करवाने वाली हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपको ये बताता है कि अगर आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हो, यानी जहां से भी आप फंड रेजिंग कर रहे हो, चाहे वो बोरोड फंड्स हैं चाहे वो ओनर्स फंड्स हैं, जिस भी सोर्स से आप फंड रेजिंग कर रहे हो, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो बातें कितनी हैं? 14, यानी कि 14 फैक्टर्स हैं टोटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। इस चैनल पर हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। बस आपको बने रहना है चैनल के साथ, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को। एंड अगर आपकी पहचान में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है। अगर आपको नहीं पता तो उस हिंदी मीडियम चैनल पर 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड होती है
है फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं हमारे ओनली एंड ओनली एक ही प्लेटफॉर्म पे, मैग्नेट ब्रेन्स। जितनी भी वीडियोस आप इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, वी जस्ट वांट वन प्रॉमिस टू स्कोर 80 ऑन 80 इन बिजनेस स्टडीज, क्योंकि 20 नंबर तो आप ही के हाथ में है, प्रोजेक्ट मार्क्स। एंड आई विश कि आपके 100 ऑन 100 आए, आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमारा फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, सो जब भी हम फैक्टर्स की बात करें तो डिसाइडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंड उसमें जो पहली चीज़ है वो है हमारी कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है? कैश फ्लो पोजीशन होती है कितना कैश गया, कितना कैश आया, कितना कैश अभी है। ठीक है, सो साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग, है ना। तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज का साइज आप पहले से ही पता कर लो मार्केट से पैसा उठाने से पहले। कैश फ्लोज मस्ट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन, बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो, यानी एक्स्ट्रा पैसे भी होने चाहिए कंपनी के पास बफर में, कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि कैश की जरूरत पड़े तो बफर में पैसे पड़े होने चाहिए। बफर मतलब एक्स्ट्रा में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, for meeting the debt service commitment, that is payment of interest, repayment of principal। यही मेन पॉइंट है विथ रिगार्ड्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो ब्याज दे सके। अगर कंपनी बैंक लोन ले रही है या फिर डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी के ब्याज देने लायक पैसे होने चाहिए, कंपनी के कैश फ्लोज में ब्याज देने लायक पैसे होने चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने लायक पैसे होने चाहिए, नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेशंस चलाने लायक पैसे होने चाहिए। उसके अलावा फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बट इसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स मेक अ शॉर्ट नोट ऑन द फर्स्ट फैक्टर, कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन में क्या बोला गया है? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे एक बात बोली गई कि साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करना चाहिए। कैश फ्लोज मस्ट नॉट ओनली कवर द फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर शुड बी सफिशिएंट बफर ऑल्सो। सो कैश फ्लो क्या होता है? कंपनी का कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पे कैश का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट्स कैश का मतलब है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब ये जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, ये जो कंपनी के पास कैश के लॉकर में जो कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के जो पैसे पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस उससे कवर हों, फिक्स्ड बिजनेस ऑपरेशन, फिक्स्ड बिजनेस की चीज़ें कवर हों, बल्कि कुछ पैसे बफर में भी पड़े होने चाहिए। बफर में मतलब स्टूडेंट्स कुछ पैसे एक्स्ट्रा में भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये जो अमाउंट है इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जो पैसा है ये कहाँ कहाँ काम आएगा स्टूडेंट्स? बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए, और कहाँ काम आएगा? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कहाँ काम आएगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन डेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा शॉर्ट नोट
ऑन द कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, सो आपने क्या सीखा कैश फ्लो पोजीशन से? कैश का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के पास कैश इन हैंड पड़ा हो एंड जो कंपनी के पास कैश एट बैंक पड़ा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होते हैं वो क्या होता है? कंपनी में कितना पैसा आया और कितना पैसा कंपनी से गया। ठीक है, अब जो पैसा जाएगा वो कहाँ जाना चाहिए? बिजनेस ऑपरेशंस मीट करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी में फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, जो भी चीजें फिक्स्ड है, जिनको आप सेल पर्पस के लिए नहीं लाए हो, आप बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हो, वो भी लॉन्ग टर्म है, उनको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर कोई बोरोइंग ली है ना, अगर कोई पैसा ब्याज पे लिया है तो फिर इंटरेस्ट पे करना और प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करना, वो भी कहां से होता है? इसी कैश से होता है। ओके, सो दैट first factor which affect the capital structure is cash flow position of the company. Now the second factor is, students, second factor है interest coverage ratio. So interest coverage ratio क्या होता है इसको समझते हैं। The interest coverage ratio refers to number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligation. So interest coverage ratio का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, यानी इतनी अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग से कितनी बार कंपनी इंटरेस्ट पे कर पा रही है ना। जो भी कंपनी की अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस पे करने से पहले, उसमें से कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट पे कर पाएगी, है ना, कितना इंटरेस्ट कवर कर पाएगी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ICR इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। सो द हायर द रेशियो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी। जितना ज्यादा ICR है, मतलब इतनी अर्निंग है कि आप ब्याज दे पा रहे हो। ठीक है, जितना ज्यादा ICR है उतनी ही कम कंपनी की रिस्क होती है। ठीक है, फेलिंग टू मीट इज इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, द हायर द रेशियो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करेगी। हाउएवर दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर, पर ये रेशियो जो है वो एडिक्वेट मेजर नहीं है। अ फर्म में हैव हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आर ऑल्सो रिलेवेंट। तो अगर मान लो कि फर्म का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ज़्यादा है बट कंपनी के पास कैश ही नहीं है, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तब वर्क करता है जब कंपनी के पास एडिक्वेट कैश हो। कब वर्क करता है? जब कंपनी के पास ये ब्याज देने के लिए एडिक्वेट कैश हो। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट नोट के थ्रू समझाती हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, सेकेंड है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लिखिए इसको कॉपी में। इसका क्रक्स क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? इसका क्रक्स बहुत ही सिंपल है। क्रक्स क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। नंबर ऑफ टाइम्स EBIT of company covers the interest obligation. यानी कंपनी का जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा वो कितनी बार कंपनी का ब्याज पे करने की कितना इतना अमाउंट होना चाहिए कि वो कितनी बार कंपनी का ब्याज पे कर सकता है। ठीक है, मान लो अर्निंग है लेट्स से 20 लाख रुपए, उस 20 लाख में से कंपनी 20 बार ब्याज पे कर सकती है। यस और नो, 20 बार ब्याज पे कर सकती है। सो ये हमारा हो गया ICR। सो ICR मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स EBIT ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी ने अगर कर्जा लिया है तो EBIT अर्निंग से ही वो कर्जा पे ऑफ होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल only when company has one thing called as adequate cash। ये तब पॉसिबल है जब कंपनी के पास क्या हो? एडिक्वेट कैश हो। मान लो कंपनी के पास EBIT है
इंटरेस्ट पे भी कर सकती है कंपनी, बट कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है, तो कैसे इंटरेस्ट पे करेगी? इंटरेस्ट पेमेंट तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक से ही होती है, कैश ही नहीं होगा तो कैसे होगा इंटरेस्ट का पेमेंट? यस और नो? ना सिर्फ इंटरेस्ट, कैपिटल का भी तो रीपेमेंट करना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल, ICR इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया। एंड इट इज़ नॉट एन एडिक्वेट मेजर, क्योंकि ICR एक एडिक्वेट मेजर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के पास हमेशा कैश हो इंटरेस्ट पे करने के लिए। एंड जितना ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपकी जो रिस्क है कंपनी की वो कम है या ज़्यादा। अगर ICR हमारा ज़्यादा है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, तो कंपनी का फेवरेबल सिचुएशन है। अगर ICR कम है तो कंपनी की अनफेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है, सो ये भी लिख लो, अगर ICR ज़्यादा है तो कंपनी सेफ है, यानी कंपनी की फेवरेबल सिचुएशन है, यानी कंपनी के पास है पैसा कि वो पे कर सके ब्याज। ठीक है, अगर ICR कम है तो कंपनी की अनफेवरेबल पोजीशन है, यानी कंपनी कभी भी डूब सकती है, कंपनी पे ही नहीं कर पा रही, उनका कर्जा हो सकता है कि जिससे भी कर्जा लिया हो वो प्रॉपर्टी हड़प ले, ठीक है, प्रॉपर्टी नीलाम कर दे। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर व्हेन इट कम्स टू कैश, बट रेस्ट इट इज ओके। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया। नाउ डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? DSCR। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, इसका भी हम शॉर्ट नोटिंग कर लेंगे। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इसका शॉर्ट फॉर्म है DSCR। आई होप आप शॉर्ट फॉर्म से भी समझ जाएंगे। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, CFS मतलब CFP मतलब कैश फ्लो पोजीशन, फिर DSCR मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो। चलिए देखते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट मतलब डेट की जो सर्विस है उसको कवर करना है अपन को, है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ द डेफिशिएंसीज रिफर्ड टू इन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जो भी ICR में डेफिशिएंसीज हो रही हैं, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जो भी डेफिशिएंसी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कम है, ठीक है। सो द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज: प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। सो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि कंपनी के पास कितना कैश है, तो हम ICR को कैसे, ICR को एक परफेक्ट मेजर नहीं बोल सकते, बट डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये अश्योर करता है कि कंपनी के पास पैसा होगा या नहीं डेट को रीपे करने के लिए, वो पूरी श्योरिटी मिल जाती है इस फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब ये पैसा है कंपनी के पास, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। अब पे क्या क्या करना है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट और रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है। सो अ हायर DSR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स, और जितना कम DSR होता है उतनी ही कम एबिलिटी होती है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जो शॉर्ट कमिंग्स है वो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाती हैं। फॉर्मूला क्या है फिर से देख लीजिए एक बार: पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस डिवाइडेड बाय डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज इक्वल्स टू डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। जितना ज़्यादा DSCR है उतनी ज़्यादा कंपनी अपनी कैश कमिटमेंट को मीट कर सकती है, एंड जितना कम उतनी ही कम कमिटमेंट मीट कर पाएगी। अगर DSCR कम है तो मतलब कंपनी के लिए थोड़ी सी बैड सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, मतलब कंपनी हो सकता है कि अपना कर्जा नहीं चुका पाए, क्योंकि ये ICR की गलतियों को ढक रहा था DSCR, बट अगर DSCR भी काबिल नहीं है तो कौन इसको ढकेगा, है ना, अनटिल अनलेस आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको एट द एंड जिनसे आपने पैसा लिया उनसे बचा सके, ठीक है। सो दिस वाज डेट सर्विस कवरेज रेशियो स्टूडेंट्स। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नोट्स राइटिंग ऑफ दिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे ROI, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट इसके पहले नोट्स बना लेते हैं। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है?
DACR is equals to profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expense divided by interest plus dividend plus repayment obligation. DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, मतलब कंपनी के पास पैसा है, कंपनी हैज़ मनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। पर अगर डेट सर्विस DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कम है तो मतलब ये अनफेवरेबल सिचुएशन है एंड इसका रिवर्स होगा, वाइस वर्सा। आप इसको भी शॉर्ट नोट को लिख सकते हो, विच एक्सप्लेन्स द क्रक्स इन जस्ट अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ आई विल बी टीचिंग यू ROI विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस सेशन कि ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फोर्थ फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे असर डाल सकता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन हम प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ ROI। सो स्टूडेंट्स, अब ROI समझते हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी जैसे एक्सप्लेन किया था ROI की कैलकुलेशन, यहाँ पे भी वही चीज़ है। एंड ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स का, तो उस पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उन्हें रिटर्न देते हैं। अगर ROI ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट, वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। बट अगर ROI कम होता है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, ठीक है। ये बातें तो आपको पता ही है। लेट्स tackle what is written in books. So if the ROI of a company is higher, it can choose to use trading on equity to increase its EPS. अब trading on equity मतलब कि cost of debt कम होगा and हमारा ROI ज़्यादा है, ठीक है। Its ability to use debt is greater. We have already observed in the example that a firm can use more debt to increase its EPS. तो हमने जो एग्जाम्पल करे थे सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 याद होगा आपको, तो हमने उसमें देखा था कि जो सिचुएशन 1 थी उसमें ROI अपना क्या था, ज़्यादा था 13.33% और कॉस्ट ऑफ डेट अपनी 10% थी। यानी कंपनी बाहर से पैसा उठा ज़रूर रही है बट उनका ब्याज का रेट जो है वो कम है, तो हम ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है हमें फंड्स यूज़ करने की विद लोअर कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। सो हाउएवर इन एग्जाम्पल 2 यूज़ ऑफ हायर डेट रिड्यूसिंग द EPS, इट इज़ because the firm is earning an ROI of only 6.6%. तो सेकेंड वाली जो सिचुएशन थी उसमें हमारी ROI क्या थी, 6.6% और कॉस्ट ऑफ डेट क्या था, 10%। यानी कि हमें जो रिटर्न देना है डेट पर, है ना, जो इंटरेस्ट पे करना है वो ज़्यादा था एंड हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, ROI जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो कम था। ये अनफेवरेबल सिचुएशन होती है। एंड इन दिस एग्जाम्पल इफ ROI इज 13.33%, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा प्रॉफिटेबल होती है जब ROI ज़्यादा होता है। इवन जब फेवरेबल चेंज की हम बात करें तो ROI ज़्यादा ही होता है। अब अगर आप इन एग्जाम्पल्स को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस सेशन देखना कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक न्यूमेरिकल दोनों सिचुएशंस का एक एक कैलकुलेशन खुद करके बताया आपको, जो आपकी बुक्स में एक्सप्लेन नहीं है, ओके। नाउ इसके बाद इट शोज दैट ROI इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड दस द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ROI बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब भी हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब हम अगर बात करें कॉस्ट ऑफ डेट की, तो उसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक यू राइट द क्रक्स ऑफ ROI. सो प्लीज पुट अ हेडिंग हियर, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो अगर स्टूडेंट्स ROI ज़्यादा है, जैसा कि हमारा सिचुएशन 1 में था, सिचुएशन 1 में क्या था, ROI ज़्यादा है, डैट इज़ अप्रॉक्स 13.33%. एंड अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कम है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना था स्टूडेंट्स, 10%. तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल सिचुएशन. और स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी,
ठीक है, तो ये हमेशा फेवरेबल सिचुएशन होती है। ROI कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर दिस यू नीड टू सी द प्रीवियस सेशन। ओके, अब मैं सिचुएशन 2 की बात करूं तो सिचुएशन 2 में स्टूडेंट्स जो ROI है कम था, दैट वॉज 6.67%, एंड जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो ज़्यादा था, दैट इज़ 10%। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन। तो जब भी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि कंपनी और ज़्यादा कर्जा लेने के लायक बन सके, है ना। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा तभी कंपनी की हैसियत होगी कि चलो अपन कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना रिटर्न तो आ रहा है कि हम उसका इंटरेस्ट पे कर सक रहे हैं। ठीक है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स। तो दिस वॉज ROI। आई होप इट इज़ understandable to you. I hope it is easy. If you are unable to understand, that means you have not seen the previous session. So that's why previous session watching is utmost important. ठीक है, utmost important. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पर। कॉस्ट ऑफ डेट इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद द बोरोड फंड्स। ठीक है, जो भी हम पैसा उधार लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस पर जो हमें रिटर्न पे करना पड़ता है, बीइंग अ कंपनी, हम यहाँ पे कौन है, कंपनी। जो भी पैसा हम उधार लेते हैं मार्केट से, तो उस पर जो हमें रिटर्न पे करना पड़ता है, दैट इंटरेस्ट, दैट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, यानी कर्जा लेने का क्या खर्चा है। ओके, सो अ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट increases its capacity to employ higher debt and thus more debt can be used if debt can be raised at a lower rate। अब कोई भी कर्जा आपको कम ब्याज पे क्यों देगा, हो सकता है आपकी गुडविल अच्छी हो, बीइंग अ कंपनी आपकी गुडविल अच्छी हो सकता है आपकी क्रेडिट वर्दिनेस, क्रेडिट रेटिंग आपकी A1 हो सकता है कि आपकी मार्केट में पोजीशन इतनी साउंड है कि आपके नाम से ही लोग लोन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से तो पैसा कभी रुकना ही नहीं है। तो इन केसेस में कॉस्ट ऑफ डेट लोअर होता है, यानी ब्याज वगैरह कम लगता है। सो अगर फर्म की ऐसी कैपेसिटी है और फर्म की ऐसी गुडविल है कि वो कम ब्याज पे मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, सो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डेट उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है। सो फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीजेस its capacity to employ higher debt। okay, now tax rate। अब टैक्स रेट क्या होता है, जब भी हम ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स की बात करें तो कुछ टैक्स कंप्लायंसेस भी पिक्चर में आ जाते हैं। अब टैक्स कंप्लायंसेस मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कौन से एक्ट में गवर्न होते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो होता है GST, और अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो दैट इज गवर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बात याद रखना। GST कब आया था बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं कि GST कब आया था। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा GST का डिटेल्ड टॉपिक। नाउ सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। अगर आप कोई भी ब्याज पे कर रहे हो, है ना, आपने कोई कर्जा लिया और आप उस पर ब्याज पे कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर थिंग का, उस इंटरेस्ट पे करने का आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है। अब आप बोलोगे मैम टैक्स में डिडक्शन मिलने का मतलब क्या, आपको जितना भी टैक्स सरकार को देना है उस अमाउंट से, उस डिडक्शन अमाउंट से वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स which you will study in future। like for example, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक कथक डांसर हो, तो आपकी जो अर्निंग होती है वो उस पर टैक्स नहीं लगता अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना। सो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने इसलिए की हैं क्योंकि इंडिया की जो GDP है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया का जो कल्चर है, उसे प्रिजर्व करके रखना एंड अननेसेसरीली डबल टैक्सेशन का शिकार नहीं बनाना। ठीक है, नाउ अब the firm in our examples are borrowing at 10% since the tax rate is 30%, after the tax cost of debt is only 7%. A higher tax rate thus makes the debt relatively cheaper and increases its attraction vis-a-vis equity। So जब भी हमारा जो टैक्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है ना, जितना ज़्यादा हमारा टैक्स रेट होगा उतना ही कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कम हो जाता है। ये आपने कहाँ पे देखा था, न्यूमेरिकल में जो मैंने आपको करवाया था। यस और नो स्टूडेंट, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 वाले न्यूमेरिकल में, तो यही बात यहाँ पर दोबारा से लिख दी है उन्होंने। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, सबसे पहले तो इक्विटी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ओनर्स फंड्स होते हैं। ओके, सो स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी विच इज कमेंस्यूरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग। अब स्टॉक ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट, जब भी कंपनी कर्जा लेती है
the financial risk faced by the equity shareholder increases. Consequently, their desired rate of return may increase. It is for the reason that company cannot use debt beyond a point. If debt is used beyond that point, cost of equity may go up sharply and share price may decrease in spite of increased EPS. तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको वो याद है सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, तो स्टूडेंट्स आपने वहाँ पे देखा होगा, अगर कंपनी ज़्यादा कर्जा लेती है ना, बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट, जो हमारी टोटल फंड्स हैं उससे बियॉन्ड चले जाता है हमारे डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, तो उस केस में कंपनी के पास पैसे तो होंगे कि वो अपने बिजनेस और ऑपरेशंस रन कर पाए, बट उनकी अर्निंग पर शेयर कम होती जाएगी. अर्निंग पर शेयर कैसे कम होती जाएगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर स्टूडेंट्स किस पे निकलती है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे, और इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट होता है. अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा होगा तो हमारी अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो अर्निंग पर शेयर कम होगा. सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है. हमने कैसे कैलकुलेट किया था, याद है कि नहीं आपको, हमारे पास था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें से हमने माइनस किया था इंटरेस्ट, उसमें से हमने माइनस किया था टैक्स, फिर हमारे पास आ गया था अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. येस और नो स्टूडेंट्स. इसके बाद हमने अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था, और इसके बाद हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेट किया था हमारा EPS, अर्निंग पर शेयर. वो कैसे हुआ था, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हमने नंबर ऑफ शेयर्स से इन दोनों को डिवाइड कर दिया था आपस में, तो हमारा क्या आ गया था, EPS, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. अब हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, ये निकलते कैसे हैं, इस फिगर को माइनस करके और इस फिगर को माइनस करके. जब हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं मतलब हम हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को माइनस कर रहे हैं, और अगर ये फिगर ज़्यादा होगा, ये फिगर ज़्यादा होगा तो हमारा ये वाला फिगर कम आएगा. येस और नो स्टूडेंट्स. तो ये वाला फिगर जब कम आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, एंड इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हो तो वो फीजिबल नहीं होता फॉर फर्म्स. इफ़ फॉर दिस रीज़न कंपनी कैन नॉट यूज़ डेट बियॉन्ड अ पॉइंट, इसलिए ऐसा बोला गया है ना. इफ़ डेट इज़ यूज बियॉन्ड दैट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली एंड शेयर प्राइस में डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन EPS. ओके. कॉन्सिक्वेंटली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, डेट कैन बी यूज ओनली अप टू अ लेवल, है ना. तो डेट आप एक लेवल तक ही यूज़ करें. ऐसे बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, अगर ज़्यादा पैर पसारोगे तो सर पे जो मकान है वो भी नहीं रहेगा, है ना. तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है. जितना कर्जा ले सकते हो, अगर आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, फिर भी एक लिमिटेड एरिया में ही कर्जा लो, लिमिटेड अमाउंट का ही कर्जा लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल क्या होता है जब आप एक कंपनी चलाते हो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और अगर आप ज़्यादा कर्जा लोगे, कॉस्ट ऑफ डेट आपकी ज़्यादा होगी, यानी ब्याज आप ज़्यादा दे रहे हो प्रॉफिट्स में से, तो फिर क्या होगा, आपको शेयर होल्डर्स को देने के लिए कम पैसा बचेगा. तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो गोल है वो कैसे अचीव हो पाएगा. इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत मैटर करता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब EPS को बढ़ाना है. EPS को बढ़ाने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ डेट को नियंत्रण में रखना होगा. ओके. सो यही बातें यहाँ पर समझाई गई हैं स्टूडेंट्स. नाउ फ्लोटेशन कॉस्ट, जब हम शेयर्स बेचकर पैसा रेज करते हैं, या फिर हम डिबेंचर्स बेचते हैं, या हम बैंक लोन अवेल करते हैं, तो 7500 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है इन चीज़ों को अवेल करने के लिए, है ना. जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, यहाँ से जाने के बाद फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कितनी फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी. बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, TC लेके आओ, माइग्रेशन लेके आओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, 10th की मार्कशीट लेके आओ, 12th की प्रोविजनल मार्कशीट लेके आओ, तब जाके एडमिशन होगा. सेम अगर शेयर्स इशू करोगे तो प्रोस्पेक्टस बनवाओ, है ना, डायरेक्टर्स की कंसेंट लो, एज वेल एज डायरेक्टर्स का डिन अलॉटमेंट जो होता है ना, वो प्रॉपर डिन नंबर लेके आओ, ROC को ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, इतने प्रोसेसेस होते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्रोस्पेक्टस होता है, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट होता है, एनुअल रिटर्न होता है, जिसको देख के शेयर होल्डर्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. ओके. सो ये जो इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं बिफोर अवेलिंग द सोर्स ऑफ फंड, ये फॉर्मेलिटीज़ पे जो खर्चा होता है, इसी खर्चे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लोटेशन कॉस्ट. सो प्रोसेस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट. Public issue of shares and debentures require considerable expenditure. Getting a loan from financial institution may not cost so much. These consideration may also affect the choice between debt and equity and hence the capital structure. So students, यहाँ पर आपको क्या बोला है कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, मान लो कोई X लिमिटेड कंपनी है,
ये डिबेंचर इशू कर रही हैं या ये शेयर इशू कर रही हैं या ये बैंक लोन ले रही हैं, तो शेयर इशू करना मतलब हर चीज़ आरओसी से पूछ के करना। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। डिबेंचर इशू करना तो सेम कंपनी के नियमों के हिसाब से चलना है ना। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए पैसे लगते हैं एंड दैट अमाउंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब कि पैसा उठाने से पहले भी पैसा दो, क्योंकि पैसा उठाने के लिए वो पैसा देना ज़रूरी है। समझ रहे हो? एकदम शॉर्ट फॉर्म में। नाउ इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एक बार मैं फ्लोटेशन कॉस्ट फिर से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स आप भूल जाते हैं। देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट लास्ट बार बता रही हूँ, सुनना, क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने समझाया था फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। जब कंपनी शेयर बेच रही है, जब कंपनी डिबेंचर बेच रही है, जब कंपनी बैंक लोन ले रही है, जब कंपनी किसी भी सोर्स से फंड रेजिंग कर रही है, तो इन सोर्सेज से फंड रेजिंग करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं एंड उन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए जो पैसा लगता है उसी को ही फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। यानी कॉलेज में एडमिशन से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में मान लो 1000 रुपये लग गए आपके, है ना। एफिडेविट बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, टीसी बनवाई, माइग्रेशन बनवाई, 1000-2000 लग गए आपके। कॉलेज फीस अलग है, ठीक है, बट शुरुआत में आपके प्री एडमिशन एक्सपेंसेस लगे, तो वहाँ पर जो प्री एडमिशन एक्सपेंसेस होते हैं वही यहाँ सोर्स रेजिंग फंड्स में फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ओके, सो सेम चीज़ है, बट जो भी चीज़ है प्रायर टू रेजिंग फंड्स लग रही हैं, उन पे जो खर्चा हो रहा है दैट इज़ अ फ्लोटेशन कॉस्ट। प्लीज़ राइट हियर सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। फ्लोटेशन कॉस्ट। एक कंपनी है, उनको चाहिए पैसे, नीड मनी टू फंड इट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज सोचे। सोर्स 1 कहाँ से पैसा उठाना है? रिटेन्ड अर्निंग्स, खुद की जमा पूंजी। सोर्स 2 इशू ऑफ शेयर्स। सोर्स 3 इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस टॉप लेवल मैनेजमेंट से एक एप्लीकेशन बाया मेल दिलवा दो एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आप यूज़ कर सकते हो। इशू ऑफ शेयर्स के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, फिर डायरेक्टर्स का क्लैरिफिकेशन, डायरेक्टर्स की डिन वगैरह, ये सब भी आपको अटैच करके भेजना पड़ता है। इसके बाद सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, सेबी से अप्रूवल। तो इन सारे केसेस में, इन सारी चीज़ों में क्या लगता है? कुछ अमाउंट लगता है इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए एंड यही अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी फंड रेजिंग करने से पहले, फंड रेजिंग करने के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए, हिंदी में लिखवा रही हूँ ये, प्लीज़ इसको लिख लो। फंड रेजिंग करने के लिए हम जो कॉस्ट इनकर करते हैं दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये बेसिकली किस पे लगती है? फॉर्मेलिटीज पे लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको एक बार देख लो अच्छे से कि फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए लगती है। लेट्स कम बैक टू अवर पैराग्राफ, प्लीज रीड दिस वंस देन वील प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट पे। आई होप फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पूरा क्लियर है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, it loses flexibility to issue further debt
टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट हैव सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। मतलब कि अगर फर्म ज़्यादा कर्जा ले लेती है, यानी कोई भी कंपनी कर्जा ले लेके अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्रेडिट पे चल रही हैं, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब कंपनी के पास एक ऐसा समय, अगर मान लो कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ जाती है जैसे कोविड-19 पैंडमिक, तब उस चीज़ को मीट करने के लिए कंपनी के पास पैसे ही नहीं होंगे। तो कभी भी डेट लेना फुल कैपेसिटी में नहीं चाहिए, बिकॉज जब हम फुल कैपेसिटी में डेट को यूज़ कर लेते हैं, यानी इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं कि सामने वाला कर्जा देने को और इच्छुक ही नहीं है, यानी ही डजंट वांट टू गिव यू मनी, तो जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी में कॉस्ट ऑफ डेट रेस कर रहे हो, है ना, आपका कॉस्ट ऑफ डेट उतना ही ज़्यादा होता है। एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तब आपकी पूरी लिमिट जा चुकी होती है। यस और नो? अब इसी को एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो स्टूडेंट्स, आपके पास एक डेबिट कार्ड है, ठीक है, एक डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड क्या होता है, उसमें जितने अमाउंट होता है आप उतना ही खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लिया, डेबिट कार्ड में ऐसा होता है कि जितना अमाउंट है, मान लो 3 लाख रुपए आपके कार्ड में, तो आप 3 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट इसी के कंपैरिजन में होता है क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट है, मान लो आपके अकाउंट में है 3 लाख्स और उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10 लाख्स। तो आपने अगर 10 लाख पूरे खर्च कर दिए तो फर्दर आपको और पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी लिमिट उतनी ही है। ओके, सिमिलरली जब भी हम कर्जा लेते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप पूरा कर्जा एक साथ ले लेते हो या फिर पूरा कर्जा यूज़ कर लेते हो, तो जब ऐसी सिचुएशन आए जो कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो, जिसका आपने सोचा भी नहीं हो, उसके लिए जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास डेट नहीं होता है बीइंग अ कंपनी। तो कंपनीज को हमेशा एक बैलेंस बनाना चाहिए इक्विटी और डेट का, ताकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में उनको ये सब फेस ना करना पड़े। सो इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, it loses flexibility and to issue further debt. To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of the unforeseen circumstances. समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये भी बहुत ही क्रूशियल है फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू रिस्क कंसिडरेशन। अब हमेशा जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ब्याज का भी एंड उस अमाउंट का भी। सिमिलरली जब आप शेयर इशू करते हो तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, एंड अगर आपका ईपीएस कम जा रहा है तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स नाखुश होते हैं। अगर आप बैंक लोन रीपे नहीं कर पाते तो जो भी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है बैंक उसे नीलाम कर देती है। हर चीज़ एक रिस्क के साथ आ रही है। ओके, सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। जब आप कर्जा लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है ना। नाउ फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू, अब फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू a position when company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest payment, preference dividend and repayment obligation। जब कंपनी के पास इतने भी रुपए नहीं हैं कि जो कर्जा उन्होंने लिया उसका ब्याज पे कर सके, जो शेयर्स उन्होंने बेचे हैं उसका डिविडेंड पे कर सके, और जो उन्होंने लोन वगैरह लिया उसका रीपेमेंट कर सके, तो फिर मतलब कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क बहुत हाई है, कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पे आ चुकी है ना। मतलब अब कंपनी को अर्जेंट में पैसों की जरूरत है ताकि अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जो नॉन नेगोशिएबल है वो पे कर सके, एंड इसी को ही बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। यानी पैसा ही नहीं है फाइनेंशियल चार्जेस पे करने के लिए, जो हमने कर्जा लिया, जो हमने शेयर बेचे, जो हमने लोन लिया, उसकी रीपेमेंट करने के लिए ही पैसा नहीं है, उसका ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है। दिस इज फाइनेंशियल रिस्क। इट इज कंपनीज अनेबल पोजिशन, इट इज कंपनीज दैट पोजिशन वेयर कंपनीज एट द वीकेस्ट। ओके, नाउ apart from financial risk, every business has some operating risk called as business risk। financial risk तो होती है, इसके साथ business risk भी एक चीज़ है। business risk क्या होता है? it depends upon fixed operating cost, ठीक है। higher the fixed operating cost result in higher business risk, vice versa। the total risk depend upon both business risk and financial risk। if a firm's business risk is lower, its capacity to use debt is higher and vice versa। अब यहाँ पे क्या समझाया गया है स्टूडेंट्स? देखिए, फाइनेंशियल रिस्क आप समझ गए, फाइनेंशियल रिस्क को लिखिए, फिर मैं आपको सिस्टमैटिकली दोनों चीज़ों को मैं क्लैरिटी देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइनेंशियल रिस्क। अगर हमारा
डेट प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, मैं यानी हमने ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। हम कौन है यहाँ पे स्टूडेंट्स? कंपनी। अगर कंपनी का डेट प्रपोर्शन ज़्यादा होता है तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा होती है। अब ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको यही पढ़ाया था। फाइनेंशियल रिस्क रिफर्स टू पोजीशन व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है? फाइनेंशियल रिस्क इज कंपनीज पोजीशन, फाइनेंशियल रिस्क is a situation which arises when company is unable to pay its fixed financial charges. Like dividend on preference shares, like interest on debentures, like repayment of bank loan. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिस्क होती है। फाइनेंशियल रिस्क अगर ज़्यादा है तो मतलब कि कंपनी हमेशा टेंशन में होगी। किसी के भी ऊपर कर्जा होता है और वो कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं होते तो टेंशन ऑटोमेटिकली आती है। इसी के जैसी एक रिस्क होती है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? बिजनेस रिस्क। सो प्लीज़ राइट हियर बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होती है? वी विल स्टडी दैट। ठीक है, आई होप फाइनेंशियल रिस्क आपको क्लियर है। नाउ बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो सबसे पहले बिजनेस रिस्क किस पे डिपेंड करती है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना। जैसे कि मशीनरी चल रही है तो उसमें अपन को प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, उसमें अपन को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद ना हो, वर्कर्स का ध्यान रखना है, प्रेमाइसिस को क्लीन रखना है। तो ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चों की नीड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बुक्स की ज़रूरत है, आपके लिए जो कोर्सेज हैं, आप कोचिंग वगैरह लेते हैं उसकी ज़रूरत है। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है सिर्फ, है ना, बाकी तो कंप्लीट एजुकेशन फ्री है। उसके बाद अगर हम बात करें आपको नोट्स की ज़रूरत है, येस और नो, आपको रिफ्रेशर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी खर्चे आप अपनी पढ़ाई के लिए इनकर कर रहे हैं, अभी पढ़ाई एग्जाम्स वगैरह के लिए, एडमिशन के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए आप इनकर कर रहे हैं। ठीक है, अपने करियर डेवलपमेंट के लिए जो आप खर्चे इनकर कर रहे हैं, दैट आर योर स्टडी एक्सपेंसेस, है ना। सिमिलरली एक बिजनेस चलाने के लिए जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, उसमें जितने भी खर्चे होते हैं वो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो जब ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो मतलब बिजनेस रिस्क ज़्यादा होती है। इन खर्चों को संतुलन में रखना ही बेनिफिशियल होता है। ओके, सो बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। अब बिजनेस रिस्क क्या होती है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। It depends upon फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि आप जिस प्रीमाइसिस में वर्क कर रहे हैं बीइंग अ बिजनेस हाउस, तो उस प्रीमाइसिस का रेंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। जितना ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उतनी ज़्यादा बिजनेस रिस्क है। ठीक है, समझ आई बात। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? दोनों को एक साथ बताया गया है। द टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन बोथ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। अगर किसी कंपनी की बिजनेस रिस्क कम है
तो उसकी कैपेसिटी टू यूज डेट हायर है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होंगे, है ना, तो मतलब वो कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी हैसियत होगी तब कि वो कर्जे का रीपेमेंट कर सके, कर्जे का ब्याज दे सके। बट अगर उनकी ऑपरेशन कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो कंपनी पहले तो अपने ऑपरेशन कॉस्ट पे खर्चा करेगी, है ना, और वो बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी खर्चा हो रहा है तो हम कर्जा लेके फिर ब्याज का रेट और दें, तो वो एडिशनल खर्चा होगा। ठीक है, इट इज़ सिंपली वी कैन से कि अगर आप मान लो कि अगर आप एक कार खरीदते हो, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कार के साथ एक रिस्क आती है कि आप हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कार का इंश्योरेंस का जो टर्म है वो ख़त्म हो जाए, आप इंश्योरेंस अवेल नहीं कर पा रहे, कितनी सारी चीज़ें हो सकता है ब्रेक फेल हो जाए, है ना, तो ये सारी जो गड़बड़ियाँ होती हैं कार में, तो ये आपको मेंटेनेंस चार्जेस उसके पे करने पड़ते हैं, सर्विसिंग करवानी पड़ती है, यस और नो, सो दैट इज़ रिस्क विच इज़ कमिंग विद द कार, है ना। तो मान लेते हैं कि आपने कार लेने के लिए ईएमआई ली थी, है ना, आपने कार लेने के लिए ईएमआई ली थी और ईएमआई आपको पे करनी पड़ रही है, ठीक है, दैट इज़ फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपकी ईएमआई के बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आपने कम ईयर्स में उसको लोन को चुकाने का तय किया है और आपका ईएमआई का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप कार में ये एडिशनल चीज़ें करवा सकते हो? बहुत ही कम, आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। तो आपकी उस वक्त कार की जो मेंटेनेंस रिस्क है, कार की जो मेंटेन करने की रिस्क है वो कम होगी, है ना, और वो कम है, इसी वजह से आप वो ईएमआई पे कर पा रहे हो, यस और नो। अब इसी को यहाँ पे लेके आओ, कोई कंपनी है, ठीक है, उनके ऑपरेशन के कॉस्ट कम है, ठीक है, तो बेसिकली वो कर्जा ले सकते हैं क्योंकि वो कर्जा चुकाने की हैसियत भी रखते हैं। बट अगर ऑपरेशन के कॉस्ट ही ज़्यादा हैं तो क्या वो कर्जा ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फिर वो ब्याज भी नहीं पे कर पाएंगे, है ना। तो लोअर बिजनेस रिस्क इज ऑलवेज बेनिफिशियल, यानी लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला स्टैंजा पूरा क्लियर है। नाउ कंट्रोल, अब कंट्रोल क्या होता है? डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जब भी हम कर्जा लेते हैं तो हम हमारी कंपनी का स्टेक सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम कुछ ना कुछ गिरवी रख देते हैं, ठीक है। सो अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी में रिड्यूस द मैनेजमेंट्स होल्डिंग कंपनी एंड मेक इट वल्नरेबल टू टेक ओवर। जब आप शेयर्स बेचते हो एज अ कंपनी तो आप शेयर होल्डर्स को इनवाइट कर रहे हो कि आओ हमारी कंपनी में फ्रैक्शनल ओनर्स बनो, आओ हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बन के मैनेजमेंट में डिसीजन लो, तो यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। यानी जो पकड़ थी, जो नींव थी टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में, अब वो शेयर होल्डर्स के हाथ में भी आ जाती है। सो कंट्रोल की बात करें डाइल्यूशन की, तो कंट्रोल डाइल्यूट कब होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में। डेट के केस में कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, बस आप कर्जा ले रहे हैं जिसको आपको टाइम टू टाइम रीपे करना है। ओके, सो दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द चॉइस between debt and equity, especially in companies in which the current holding of management is at a lower side. जिन कंपनीज में मैनेजमेंट की होल्डिंग बहुत ही कम है तो उन कंपनीज को इक्विटी नहीं अवेल करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही मैनेजमेंट होल्डिंग कम है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे तो वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, है ना, कंपनी के सारे डिसीजन उनसे भी पूछ के लिए जाएंगे, तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आप कर्जा ले रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बिजनेस रिस्क चेक कर लो, वो कम होनी चाहिए, है ना। फिर क्या चेक करो? आरओआई ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो कर्जा चुका पाओगे, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। ओके, सो दिस वाज कंट्रोल। सो अगर आप इक्विटी दे रहे हो, इक्विटी सेल कर रहे हो, तो हमेशा टेक ओवर के चांसेस होते हैं। दिस वाज योर एमसीक्यू क्वेश्चन कि टेक ओवर के चांसेस कब होते हैं? जब कंपनी इक्विटी सेल करती है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार फिर से अभी तक जितने भी पढ़े अपन ने एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है? कंपनी के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट और कंपनी के डेट सर्विस कमिटमेंट्स, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना, जैसे कि डिविडेंड पे करना, जैसे कैपिटल का प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करना, ये सब कहाँ से होता है? कैश से ही होता है। सो कंपनी के पास इनफ कैश बैलेंस होना चाहिए। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू कि आप कितनी बार अपना ब्याज दे सकते हो कर्जे का अपनी अर्निंग से, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से कितनी बार आप अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा हमारा रेशियो होता है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उतना ही कंपनी की रिस्क कम होती है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू पे द इंटरेस्ट, डिविडेंड और द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बट यहाँ पे एक बात आती है,
है, भले ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है बट कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन वीक है, तो क्या कंपनी दे पाएगी पैसे? नहीं दे पाएगी, है ना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तभी सक्सेसफुल है जब एडिक्वेट कैश अवेलेबल हो। ओके, तो ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। नाउ डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब कि जो भी डेफिशिएंसीज होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में वो यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैलकुलेट कैसे होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, है ना, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट, यानी जितना पैसा है और जितना पैसा पे करना है इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डाल दो एंड फॉर्मूला तैयार है। जितना ज़्यादा DSCR होता है उतनी ज़्यादा फर्म की एबिलिटी होती है कि वो अपनी कमिटमेंट को मीट कर सके। अब ROI ज्यादा होना फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि वहां पर जो रीपेमेंट्स हैं वो टाइमली हो पाती हैं। ओके, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है कि अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो उसके बदले में आपको जो ब्याज पे करना पड़ रहा है उसका रीपेमेंट करना पड़ रहा है टाइमली, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो जितना कॉस्ट ऑफ डेट को एक संतुलित सीमा में ही आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपने उसको क्रेडिट कार्ड की तरह पूरी लिमिट पूरी कर दी तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। टैक्स रेट, हमेशा जो टैक्स रेट है अगर टैक्स रेट ज़्यादा है ना, और कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो वो बेनिफिशियल सिचुएशन होती है, और जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्स डिडक्टिबल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब जब भी स्टॉक ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, और वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो ये अज्यूम करके आते हैं कि कंपनी उन्हें टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करेगी और डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा, है ना। पर अगर कंपनी डेट को एक पॉइंट यूज़ करती जा रही है बिना कोई लिमिट के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, हमारी अर्निंग पर शेयर कम आती है। तो ये भी मैंने आपको समझाया था। ना फ्लोटेशन कॉस्ट यानी प्री इशू कॉस्ट, ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज़ पे जो कॉस्ट लगती है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट डिटरमाइन करती है कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड सस्ता पड़ेगा अवेल करना। फ्लेक्सिबिलिटी, सो अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट को मद्देनजर रखते हुए कर्जा लेते जा रहे हो, वो लिमिट ही खत्म हो गई कर्जा लेने की, तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांस के लिए कर्जा लेने के लिए आपको कोई भी कर्जा नहीं देगा क्योंकि आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है। नाउ रिस्क कंसिडरेशन, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ कंट्रोल भी हमने देखा कि इक्विटी में कंट्रोल डाइल्यूट होता है, डेट में कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। इसके बाद हम देखें पॉइंट नंबर 12, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय लॉ। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स हैव टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस। अब सेबी का एक्ट कब आया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी की जो स्थापना है वो बहुत ही पहले से होने वाली थी। 1988 में ही बातें होने लगी थी कि सेबी आ रहा है। लोग बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को हटाना था, हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, इसलिए जो बॉडी थी उसी को जिम्मेदार, CCI कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज बॉडी थी सेबी के पहले, सो CCI को जिम्मेदार बना दिया एंड CCI को हटा दिया और सेबी लेके आए। नहीं, हर्षद मेहता स्कैम से पहले ही सेबी के आने की बातें हो रही थी, ठीक है, और सेबी आने ही वाला था। रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स, है ना। तो बैंक से अगर आप पैसे लेते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना, फॉर एग्जांपल बैंक से आप पैसे ले रहे हो तो आपको किसके नियमों का पालन करना पड़ेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल सिडबी, फॉर एग्जांपल IDBI, फॉर एग्जांपल नाबार्ड, फॉर एग्जांपल यू कैन से लेट्स से कोई भी आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा उठा रहे हो, तो इन केसेस में इनके जो रिलेवेंट एक्ट्स हैं, जैसे नाबार्ड का एक्ट है 1982, है ना, सिडबी का एक्ट है 1990, है ना। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूलिंग ऑफ फंड्स करके कंपनी से पैसा निवेश करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये सिडबी का बड़ा भाई है या बड़ी बहन है कह लो, कि ये लार्ज इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को। सो जिस भी सोर्स ऑफ फंड से आप पैसा उठा रहे हो उनके कुछ नियम कानून हैं जो आपको पालन करना पड़ेगा बाय लॉ, ठीक है। द रिलेटिव ईज विथ विच ईच नॉर्म्स कैन बी मेट, द प्रोसीजर्स कंप्लीटेड में ऑल्सो हैव अ बियरिंग अपॉन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनके साथ अटैच होंगे वो कई बार चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स डिटरमाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं पॉइंट नंबर
13 पर स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब आपने बियरिश और बुलिश दो मार्केट तो पढ़े ही होंगे। सो इफ द स्टॉक मार्केट इज बुलिश, इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड इवन एट अ हायर प्राइस, है ना। यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रिफर्ड बाय कंपनीज इन सच सिचुएशन। हाउएवर इफ अ स्टॉक मार्केट इज bearish, the company may find raising of equity capital more difficult as it may opt for debt। तो अगर आपके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश, अगर कम हो रही होती है बियरिश, है ना। सो बुल क्या होता है, ताकतवर होता है, ठीक है, और तेज होता है, तेज उसकी जो रफ्तार होती है थोड़ी तेज होती है, और जो बियर होता है वो क्या होता है, मासूम सा, है ना। तो बुलिश और बियरिश दो मार्केट्स होती हैं। तो जब भी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में ऐसी इमेजेस हैं जिसमें बुल ऐसे गिरा हुआ सा है, मतलब कि स्टॉक मार्केट गिर चुका है, मतलब शेयर्स की प्राइस कम हो रही है। तो स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है वो भी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए सोर्स ऑफ फंड्स डिटरमाइन होते हैं ना। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। सो स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर stanza, this particular paragraph have been taught in the previous session in detail। so कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें शेयर होल्डर्स फंड्स और बोरोड फंड्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। सो अ यूजफुल गाइडलाइन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज डेट इक्विटी रेशियोज ऑफ द कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। अब सबसे पहले आप अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देख लो, ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज का। देयर आर सम इंडस्ट्रीज norms which may help। Care however must be taken that companies do not follow the industry's norms blindly। For example, अगर business risk of the firm is higher, business risk of the firm is higher मतलब operating cost ज़्यादा है, ठीक है, इट कैनॉट अफोर्ड द सेम फाइनेंशियल रिस्क। तो ये अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो ये कर्जा नहीं ले सकते, दे कैनॉट अवेल दैट, वो भी हायर अमाउंट्स का कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी उनको ये वाला पेमेंट करना है। कर्जा लेंगे तो कर्जे का ब्याज भी पे करना पड़ेगा। सो दे कैन नॉट अफोर्ड फाइनेंशियल रिस्क एंड शुड नॉट गो इन अ लो डेट। नाउ दस मैनेजमेंट मस्ट नो what the industry norms are, whether they are following them, deviating from them, adequate justification must be there in both the cases। and this was your point number 14। capital structure को डिटेल में पढ़ना हो तो प्रीवियस सेशन में पूरा कवर्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। आई होप 14 के 14 फैक्टर्स आपको समझ में आए। कीवर्ड्स की नोटिंग्स मैंने आपको सेपरेट स्लाइड्स में करवाई थी, तो आई होप आपने उसको भी नोटिंग्स की होंगी। एंड कुछ पैरामीटर्स हैं जो MCQ में पूछेंगे, तो दैट ऑल्सो आई हैव टॉट यू डिटेल में। सो आप सभी ये मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। CBSE बोर्ड की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती है फ्रॉम KG टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है जैसे आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां हम दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड होते हैं। हमारी ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।